Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. Guys, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है आपको जून 2018 के न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोसेसेस डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस. तो आपको देखना है स्ट्रेंजनेस कौन कंजर्व नहीं करेगा. तो जो पहली रिएक्शन है इसके लिए हम देख लेते हैं. फॉर दिस फर्स्ट रिएक्शन द स्ट्रेंजनेस कैन बी गिवन एज पायोन्स आर नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल्स एंड कायोन्स आपके स्ट्रेंज पार्टिकल्स होंगे और इसके लिए -1 हो जाएगी. यहाँ पे 0 0 स्ट्रेंजनेस, कायोन्स के लिए 1 और इसके लिए -1. यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 0 तीनों स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं है एंड यहाँ पे स्ट्रेंजनेस 1 एंड यहाँ पे 0 0. सो यहाँ पर स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड है, यहाँ कंजर्व्ड है, यहाँ भी कंजर्व्ड है. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 इन दिस केस. तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है एंड जून 2018 का है. नेक्स्ट सबसे ईजीएस्ट पेपर था जून 2018 का अभी तक के सारे एग्ज़ाम्स में, और सबसे जो डिफ़िकल्ट पेपर बोल सकते हैं या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे था, दैट वाज February 22. अ ड्यूट्रॉन डी कैप्चर्स अ चार्ज्ड पायोन पाई माइनस इन द L equals to 1 state and decays into a pair of neutrons via strong interaction. Given that the intrinsic parities of pi minus d and देर इज़ वन मोर थिंग, डी और एक और क्या है यहाँ पर, -1 1 एंड न्यूट्रॉन होगा यहाँ पर आर -1 1 and 1 respectively. So the spin wave function of the final state neutron is linear combination of a singlet and a triplet singlet and doublet. ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन है. तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन पॉसिबल है वो क्या हो रही है कि ड्यूट्रॉन जो है एक पायोन चार्ज पायोन को कैप्चर कर रहा है और डिके हो रहा है पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स में. सो डी प्लस पाई माइनस जो है वो डिके हो रहा है पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स में यहाँ पर. तो हम इसकी पैरिटी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं. इट इज़ 1 -1 एंड न्यूट्रॉन की 1. तो यहाँ जो पैरिटी आपको गिवन है दैट कैन डायरेक्टली भी रिटर्न एज 1 -1 +1 एंड +1. ये आपको पैरिटीज़ गिवन है. और इनिशियली गिवन है जो स्टेट है एल की वो 1 स्टेट है. जब ड्यूट्रॉन कैप्चर कर रहा है पायोन को तो उसकी एल जो स्टेट है दैट इज़ 1. तो यहाँ से हम डी पाई जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं डी एंड पाई माइनस, इनकी पैरिटी को फाइंड आउट करते हैं. देन पैरिटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी यहाँ से. सो पैरिटी ऑफ डी पैरिटी ऑफ पाई माइनस और कौन सी एल स्टेट में कैप्चर कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, इनटू -1 टू द पावर एल. तो यहाँ पर एल क्या है आपके पास, यहाँ पर एल है 1. तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिखते हैं पैरिटी ऑफ डी आपको दे रखी है +1, पैरिटी ऑफ पाई माइनस इज -1 एंड -1 टू द पावर 1. सो इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव पैरिटी. अभी पैरिटी देखते हैं न्यूट्रॉन पेयर की. तो ये आपको मिल जाएगा पैरिटी ऑफ एन इंटू पैरिटी ऑफ एन, पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा 1 × 1 + 1. तो यहाँ भी पैरिटी यही थी, यहाँ भी पैरिटी. तो पैरिटी कंजर्व्ड है यहाँ पर. तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है. पैरिटी कंजर्व्ड है एंड ये स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में बताना है कि किस टाइप की स्टेट यहाँ पर पॉसिबल होगी. द स्पिन वेव फंक्शन ऑफ द फाइनल स्टेट न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, फर्मियॉन्स हैं, और फर्मियॉन्स के लिए आपको बताना है यहाँ पर द स्पिन वेव फंक्शन है ना, स्पिन वेव फंक्शन बताना है. सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो स्पेस पार्ट होगा, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स आपके पास आप लिख सकते हैं यहाँ पर दैट न्यूट्रॉन्स आर फर्मियॉन्स. तो इनका जो स्पेस पार्ट है वो सिमेट्रिक होने वाला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और आपका जो स्पिन पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होने वाला है क्योंकि दोनों न्यूट्रॉन्स यहाँ पर जो है सेम पैरिटी शो कर रहे हैं. पैरिटी कंजर्व है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है यहाँ पर.
तो फाइनल स्टेट जो होगी टोटल पैरिटी की वो यहाँ पर आपको इवन मिल रही है. सो इन दैट कंडीशन वी कैन से कि जो स्पिन पार्ट है वो आपका एंटी सिमेट्रिक है ना. आपको इवन पैरिटी मिल रही है तो स्पिन पार्ट आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा. तो एंटी सिमेट्रिक में आप कैसे लिखते हैं, 1/√2 एंड psi 1 एंड phi 2 एंड माइनस phi 1 एंड psi 2. इस तरीके से आप एंटी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेव फंक्शन का. तो यहाँ पर जो स्पिन पार्ट होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा और स्पेस पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आपका ये पार्ट जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए. तो एंटी सिमेट्रिक के लिए आप लोग बोलेंगे कि जो आपके पास स्टेट होगी वो सिंगलेट स्टेट होगी. आई होप अच्छे से क्लियर होगा. एंटी सिमेट्रिक है तो हम बोल सकते हैं स्पिन अप एंड डाउन जो है इनकी आपस में रहने वाली है. दैट कंडीशन टोटल जो एस होगा वो आपको 0 मिलेगा, इसलिए सिंगलेट स्टेट है. ये मैं आपको और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यदि आपने यूट्यूब सेशन देखे होंगे एनालिसिस वाले अनअकैडमी के चैनल पे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यदि दोनों जो है आपके स्टेट में रहते हैं, स्पिन अप स्टेट में रहेंगे यदि दोनों फर्मियॉन्स, तो आप उस टाइम पे ध्यान रखेंगे आपका ट्रिपलेट स्टेट आपको मिलने वाला है. जो 2s+1 होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 2 × 1+1 3. और एक अप और डाउन के लिए आप लिखेंगे इसे, देन इट इज़ गोइंग टू बी 2 × 0+1 एंड 1. तो ये आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है. और ट्रिपलेट स्टेट में आपका स्पिन पार्ट सिमेट्रिक हो जाता है तो स्पेस पार्ट को एंटी सिमेट्रिक होना पड़ता है. आप इसे लिख लीजिए एक बार के लिए, हम लोग इसको लिख लेते हैं ताकि क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम में, तो इस पोर्शन को आप लोग अच्छे से क्लियर करेगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं सिंगलेट स्टेट की, दैट मीन्स एस आपका 0 है. सिंगलेट का मतलब हो गया 2s+1 आपके पास 1 के इक्वल है. और ये s0 कब पॉसिबल है, जब टोटल स्पिन हो हाफ एंड माइनस हाफ उसके लिए. तो वहाँ पर देखिए जो स्पेस पार्ट होगा वेव फंक्शन का, है ना, वेव फंक्शन का स्पेस पार्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक, क्योंकि पॉसिबल है कि दो यहाँ पर फर्मियॉन्स फिल किए जा सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना. तो आपका जो कॉम्बिनेशन हो गया, या ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के आइडेंटिकल पार्टिकल में क्वेश्चन आया था ऐसा कि जो स्पिन हाफ और स्पिन अप और डाउन का दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से मिल रहा है, तो टोटल स्पिन आपके लिए यहाँ पे 0 हो गया. ये सिंगलेट स्टेट हो गई. ये समझने के लिए बता रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, क्योंकि एमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यदि दोनों आपके स्पिन अप में रहेंगे तो साई का जो स्पिन पार्ट स्पेस पार्ट होगा, तो स्पेस पार्ट आपका सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे साई का स्पिन पार्ट क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा. ठीक है. और यदि आपके पास ये वाली स्टेट है ट्रिपलेट स्टेट, यहाँ पर आ जाएगी. यदि आपके पास ट्रिपलेट स्टेट, दैट मीन्स s विल बी 1, देन 2s+1 विल बी 3. तो ये आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है. इसमें देखिए s1 कब मिलेगा, जब दोनों स्पिन हाफ होंगे. हाफ एंड हाफ आपको मिलके s की वैल्यू 0 1 देंगे, और हाफ एंड माइनस हाफ s की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती है वो आप हमेशा लिखते हैं कि s1 + s2 टू s1 - s2. तो यहाँ जो आपको न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं उसके लिए जो आपका वेव फंक्शन होगा, यहाँ पर स्पेस पार्ट क्योंकि एक साथ आ नहीं सकते, है ना, स्पेस पार्ट सिमेट्रिक कहाँ रहेगा, एक ही फर्मियॉन यहाँ पर फिल किया जा सकता है एक एनर्जी लेवल में. तो साई स्पेस आपका यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा. तो आपका स्पिन का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि एक ही जो न्यूक्लियॉन है वो एक ही एनर्जी लेवल में फिल किया जा सकता है. ठीक है. तो एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हो सकता है फिर से ये कंसेप्ट रिपीट हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा. इसके लिए s1 मिल रहा है आपको, मतलब दोनों स्पिन अप होंगे तो आप क्या बोलेंगे, s की वैल्यू होगी आपके पास 1/2 + 1/2 टू 1/2 - 1/2. तो माइनस कब हो रहा है, s की वैल्यू आपकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, आपको समझाने के लिए कंसेप्ट बता रही हूँ कि दोनों इस तरीके से अरेंज हो नहीं सकते, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फिर नहीं कर पाएंगे. तो इसमें फिर एक एनर्जी लेवल में एक ही पार्टिकल आएगा, और जब ये कंडीशन होगी 0 वाली तो एक एनर्जी लेवल पे 2 पार्टिकल्स फिल किए जाएंगे. तो सिंगल पार्टिकल स्टेट में फर्मियॉन्स को आप फिल कर रहे हैं तो स्पिन अप और स्पिन डाउन में फिल कर रहे हैं. लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में जब आप फर्मियॉन्स को फिल कर रहे हैं तो एक पार्टिकल
एक ही आपके पास एक एनर्जी लेवल में फर्मियन फिल किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा अच्छे से, और बाकी जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो भी आप लोग सॉल्व करिएगा। अभी एक पेपर की एनालिसिस की थी हमने November 20, उसमें ये क्वेश्चन था, देख लेना एक बार उसको फिर से। द रिएक्शन 29Cu63 plus proton will give you zinc and neutron is followed by a prompt beta decay of zinc if the maximum energy of positron, 1 second, is 2.4 mega electron volt. The Q value of the original reaction and mega electron volt is nearest to. तो यहाँ पर देखिए आपको Q वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है। सो द रिएक्शन वी आर हैविंग हियर 29 कॉपर 63 प्लस प्रोटोन 30 जिंक 63 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और फिर से आपका ये जिंक जो है ये डिके हो रहा है 63 कॉपर 29 में, एंड एक पॉजिट्रॉन एक न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, दैट इज बिटा डिके ऑफ जिंक। जिंक का बिटा डिके हो रहा है, यहाँ पे ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो पोजिट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको यहाँ पर क्यू वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी जो पोजिट्रॉन की, इसे हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी प्रोटोन पॉजिट्रॉन के लिए। रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉजिट्रॉन इज इक्वल्स टू 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सेकेंड। If the maximum energy of positron is 2.4 mega electron volt, so the Q value of the, so इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसकी रेस्ट मास एनर्जी आपको गिवन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, यू कैन चेक हियर, दैट इज इन दिस क्वेश्चन आपको जो वैल्यू गिवन है पॉजिट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी वो 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो Q वैल्यू रहेगी वो बिटा डिके की, दैट इज ऑल्सो 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर यही रिलीज हो रहा है। सो वी कैन राइट हियर दिस इज ऑल्सो द Q वैल्यू फॉर बिटा डिके। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी फॉर द पॉजिट्रॉन, दैट कैन बी गिवन एज 2.4 प्लस रेस्ट मास एनर्जी 0.5, तो ये आपको मिल जाएगा 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये रेस्ट मास एनर्जी पॉजिट्रॉन की दे रखी है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर मास दे रखा है। तो ये 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पर जो है वो वैल्यू मिल चुकी है एनर्जी पॉजिट्रॉन की। सो दिस इज एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें आपका प्रोटोन और कॉपर, इन दोनों के मासेस भी आपको गिवन है। प्रोटॉन का दे रखा है 938 एंड न्यूट्रॉन का 939.5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन है यहाँ पर और एक यहाँ पर प्रोटॉन है, तो दोनों का जो मास का डिफरेंस आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन सी स्क्वायर कैन डायरेक्टली पे गिवन एज 939.5 माइनस 938 एंड दिस विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम Q वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट Q वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन की, बीटा डिके की Q वैल्यू थी 2.4 इस रिएक्शन 1 के लिए। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए Q वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इट इज़ गोइंग टू बी -2.9 प्लस 1.5 and it is going to be -4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज वी नो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए हमने डायरेक्ट नेगेटिव ले लिया है। इन केस आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि डायरेक्ट नेगेटिव कैसे लेंगे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं, इफ़ यू नो कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर आप इस तरीके से कर लेंगे, है ना। आपको नहीं पता है तो एक और मैथड में बता रही हूँ, यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं चीज़ों को और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है रिएक्शंस का,
तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर सकते हैं, क्योंकि जो मास डिफरेंस आपने निकाला है दैट इज़ 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर दिस वन, और इसके लिए आपको मिल गया है बीटा डिके के लिए ये। तो आप डायरेक्टली यहाँ से दोनों का मास डिफरेंस से एनर्जी जो है टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा जो मेथड है उसमें आपको यहाँ तक तो सेम ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉजिट्रॉन है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो आपको 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। बट जो रिएक्शन हम यहाँ पे बीटा डिके के लिए देख रहे हैं उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिएक्शन लिखती हूँ मैं यहाँ से, जिंक एंड हियर वी आर हैविंग कॉपर प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रोन्यूट्रिनो। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है इसके लिए हमें जो क्यू वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, रिएक्शन के लिए पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी है वो 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। तो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन वी कैन डायरेक्टली राइट हियर मास ऑफ जिंक, ओके, न्यूक्लियर मास की हम बात कर रहे हैं, माइनस मास ऑफ कॉपर एंड माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, राइट, वी कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस एंड सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है इसकी मैक्सिमम एनर्जी दैट इज 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर इंटू सी स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस एम मास ऑफ पॉजिट्रॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड मेथड से हम कर रहे हैं डील, पहला वाला जल्दी से करने के लिए है ना। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही, और साथ ही में यह मास ऑफ पॉजिट्रॉन एंड सी स्क्वायर यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है 0.5, ये है 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड ये वैल्यूज़ आपको पता नहीं है क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो ये आपको एज इट इज़, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये, तो आप इसको एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया ना कि मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर कितना हो गया, 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये एक इक्वेशन मिल गई आपको यहाँ से, मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ कॉपर कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, अभी जो रिएक्शन हो रही है हमारी कॉपर वाली, तो जो दूसरी रिएक्शन है कॉपर जो है प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है जिंक एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो इसकी क्यू वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ जिंक माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका कॉपर का मास है वो आपको पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है। ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पता है, और यहाँ पे हमने डिफरेंटली लिख लिया मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड सी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता है कितना है, 2.9 माइनस का 2.9, क्योंकि आपको पता है जिंक माइनस कॉपर, यहाँ कॉपर माइनस जिंक है, सो माइनस 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज MP माइनस MN माइनस 1.5, क्योंकि हमने वहाँ पर किया था प्लस का 1.5, इट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्टली चीज़ें याद है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं भी याद है तो भी दूसरे मेथड से आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको सबको अच्छे से। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपको पहले ही पता चल जाएगा यहाँ देख के ही कि कॉपर जो है वो जिंक में आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एक प्रोटॉन यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे देख सकते हैं हम, है ना। तो अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मास के अकॉर्डिंग जो क्यू वैल्यू देखेंगे हम रिएक्शन की, वो निगेटिव ही आने वाली है। ठीक है, नहीं भी पता चल रहा है तो आप सेकंड मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो जून 18 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एंड गाइज, आप में से कोई भी यदि सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी पे, तो मेरा कोड सुरभि लाइव ज़रूर से यूज़ करें फॉर 20% डिस्काउंट एंड 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन के लिए। थैंक यू सो मच।